हम देख रहे हैं 5th चैप्टर डायरेक्टर्स का सेशन 5। तो ये सेशन में हम मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में देखेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि शेयर होल्डर्स अपने एनुअल जनरल मीटिंग में एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और डायरेक्टर्स वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। उसी तरह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर डे टू डे वर्किंग को देखेगा। तो जो मेजर डिसीजन है वो कौन ले रहा है, जो ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर है वो मेजर डिसीजन लेगा। और उसके रिलेटेड जो भी माइनर डिसीजंस लेने हैं, जो भी छोटे छोटे डे टू डे पॉलिसीज़ बनानी है, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। अभी ये जो पॉलिसीज़ है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो कौन देखेगा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर देखेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अलग अलग जगह पे रहते होंगे। वो ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने देखा कि मीटिंग उनको क्वार्टर में एक बार करवानी है, मतलब 3 महीने में एक बार करवानी है। तो वो 3 महीने में एक बार वो लोग जो कंपनी है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में आके मीटिंग करेंगे। लेकिन बाकी जो 3 महीने हैं वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सेम प्लेस पे ही रहे जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। वो लोग अपने अपने स्टेट्स में चले जा सकते हैं। जैसे अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का है तो वो वापस अपने घर चला जाएगा, कोई केरला का है तो वो वापस अपने केरला घर पे चला जाएगा। तो वैसे वो लोग अलग अलग जगह पे वापस जा सकते हैं अपने। तो फिर लेकिन कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटी है कि भाई पॉलिसी एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो कौन देखेगा? तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर देखेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर को रेगुलरली ऑफिस आना पड़ेगा और उसको हर एक चीज़ मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन है। की मैनेजरियल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनल होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसमें हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये सब इंक्लूडेड है। उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल की तरह इंक्लूडेड है। और बिकॉज वो मैनेजिंग डायरेक्टर डे टू डे एक्टिविटी देख रहा है, वो रोज़ ऑफिस आ रहा है, उसके लिए उनको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। रेम्यूनरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, फिक्स सैलरी हो सकता है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज हो सकता है। वो रेम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है उसकी वजह से वो एक फुल टाइम एम्प्लॉई के बेसिस पे भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एम्प्लॉई होते हैं कंपनी के, जिस तरीके से एम्प्लॉई काम करते हैं, रोज़ आते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के भी थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आपको कितने टाइम का नोटिस देना है, अगर आपको जॉब से निकाला जाए तो आपको क्या क्या कंपनसेशन मिलेगा, आपको कितना ग्रेजुटी मिलेगा, कितना पीएफ मिलेगा, ये सारे आपको कौन से टाइमिंग फॉलो करने हैं। आपका जो एनुअल परफॉर्मेंस होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है हर साल, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट मिलता है। तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर का एनुअल परफॉर्मेंस किस तरीके से असेस किया जाएगा, कब कब असेस किया जाएगा कि भाई 3 महीने में असेसमेंट होगा, एनुअली असेसमेंट होगा, किस तरीके से होगा, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो इसीलिए वो की मैनेजरल पर्सनल है और प्लस वो डायरेक्टर तो है ही और प्लस वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी है। अब पहले देख लेते हैं अपॉइंटमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। पहले तो आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करना है। नेक्स्ट आपको एनुअल जनरल मीटिंग में उसका रेजोल्यूशन पास होगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा और फिर फाइनली एक कंपनी और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। नेक्स्ट है ओनली अ लिविंग पर्सन कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि दूसरी कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। वो लोग लिविंग पर्सन या फिर नेचुरल पर्सन नहीं है, तो ये लोग मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो है, एक इंसान ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों साथ में अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का जो काम है वो सेम ही है। मतलब आपको डे टू डे जो मैनेजमेंट करना है वो दोनों का सेम ही काम है, तो आप सेम काम के लिए कभी दो लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में? सिर्फ फ़र्क ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर और मैनेजर जो है वो डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, लेकिन दोनों का रोल जो है वो सेम है। अभी हम जब यहाँ पे मैनेजर बोलते हैं तो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम से होगा या फिर कुछ और नाम से होगा, लेकिन
मतलब यहाँ पे मैनेजर मतलब आप सिर्फ मैनेजर मत सोचो। मैनेजर का मतलब सीईओ या फिर ऐसा कोई भी, अगर कंपनी ने कोई नया इनोवेटिव नाम रखा है तो वो सब भी मैनेजर वाले वर्ड में आ जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये मैनेजर, सीईओ और एमडी ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो एमडी रहेगा या फिर सीईओ रहेगा, मैनेजर रहेगा। नेक्स्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब उसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को जो टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं वो सेम मैनेजिंग डायरेक्टर को दे सकते हैं कि भाई उनका कितने टाइम के लिए कितना टाइम का सर्विस होना चाहिए, या फिर उनको ध्यान से काम करना है, वो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन का एक पार्ट हो सकता है। उनका रेम्यूनरेशन किस तरीके से डिसाइड होगा, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर सपोज़ आपको रेम्यूनरेशन के अलावा एक्स्ट्रा अलावेंस मिल रहा है, जैसे हाउस रेंट अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है, वो सब आपको अलावेंस क्या मिलेगा। आपका ग्रेजुएटी पीएफ अगर कुछ है तो वो क्या रहेगा। अगर आपको ऑफिस छोड़ के जाना है तो फिर आपको रेजिग्नेशन देना है तो फिर आपको कितना टाइम का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। और अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं दिया तो क्या होगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन में इंक्लूडेड होगा और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव होगा। उसके बाद एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सब अप्रूव कर लिया, उसके बाद ये एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा और वहाँ पे भी रेजोल्यूशन पास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रूव किया जाएगा। और फिर जब इसका जो टेन्योर है 5 साल का मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए जा सकता है। उसके लिए वापस एजीएम में एक रेजोल्यूशन पास होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। अगर जो ओरिजिनल टर्म्स है, रीअपॉइंटमेंट जब हुआ 5 साल बाद, तब आपने जो 5 साल पहले जब उसको पहली बार आपने अपॉइंट किया तब थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखे थे। नेक्स्ट टाइम आप 5 साल बाद जब आप उसको रीअपॉइंट करोगे तब आप थोड़े अलग टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। So if a managing director is appointed other than the original term, then approval of central government is necessary. Original term मतलब आपने फर्स्ट टाइम उसको अपॉइंट किया था तब जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, और रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे अगर वो बदल रहे हैं तो आपको परमिशन लेना है। नेक्स्ट है, आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, उसके 50 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। और फाइनली मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनीज़ के, मतलब एक पर्सन 2 कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड कर सकता है। जैसे डायरेक्टर्स का हमने देखा था कि वो मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स का वही है कि भाई वो मीटिंग में आएंगे और फिर वो अपना वापस दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को डे टू डे रोज़ उसको वर्किंग देखना है ना कंपनी का, तो उसको फुल्ली एंगेज रहना पड़ेगा कंपनी के साथ। तो इसलिए वो मैक्सिमम 2 कंपनी में ही काम कर सकते हैं। तो अगर वो सिर्फ एक कंपनी में काम कर रहा है सो ही विल बी अ फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन अगर सपोज़ वो 2 कंपनी में काम कर रहा है तो फिर वो दोनों कंपनी में पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो कंपनीज एक्ट इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बस इतना है कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, अपना काम करने के लिए प्रॉपर डिसीजन ले सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, इंडिपेंडेंटली थिंक कर सके, वैसा इंसान होना चाहिए। तो बस क्वालिफिकेशन में उसका यही है कि उसके पास स्किल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। लेकिन जो कंपनीज एक्ट है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि उसकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 70 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, वो लाइफ में कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के दिन जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तब इंसॉल्वेंट है कि नहीं, वैसा नहीं, पास्ट में भी कभी भी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, उसने अपने किसी क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्रेडिटर ने उसके ऊपर कोई केस कर दिया हो, या फिर उसकी कोई जो ज़मीन है वो उसने कोई लोन लिया था, लोन रिपे नहीं किया तो उसकी कोई ज़मीन या उसका कोई एसेट जब्त हो गया हो, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर उसने कोई भी लॉ का उल्लंघन किया हुआ है और उसको 6 महीने की सज़ा मिली है तो फिर वो कभी भी किसी भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो इसमें लॉ मतलब कोई भी लॉ हो सकता है, इसमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड कोई लॉ हो सकता है,
इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड हो सकता है उसका कोई ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया हो, वो एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई हो और इसको 6 महीने की सज़ा मिली हो। तो मतलब वैसे कोई भी लॉ के अंडर अगर उसको कभी भी 6 महीने की सज़ा मिली है तो फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एक फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर को आप मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो और एक पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर को आप मैक्सिमम 1% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो। और मतलब ये क्या है कि ये विदाउट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के परमिशन के बिना आप 5% फुल टाइम वाले को और 1% पार्ट टाइम वाले को दे सकते हो। अगर आप जो शेयर होल्डर्स से परमिशन ले लो ज़्यादा देने के लिए तो फिर आप 5% और 1% से ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन विदाउट शेयर होल्डर्स के परमिशन के आप मैक्सिमम 5% और 1% दे सकते हो फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अलावा आपको जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं कि कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसके जो प्रोविज़न दिए हुए हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। और फोर्थ है कि अगर फ्यूचर में अगर आप का जो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो सैलरी है वो नेट प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आप उसको देते हो, और फ्यूचर में कभी भी आपको पता चलता है कि भाई हमारा जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें कुछ गड़बड़ थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमने उसको गलत तरीके से बनाया था और आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस नया रिवाइज़ करना पड़ता है, नए तरीके से बनाना पड़ता है। तो और आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस नए तरीके से बनाया, तब आपका प्रॉफिट कम आ गया, तो आप ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट के बेसिस पे 5% कैलकुलेट करके दे चुके हो। अभी वो प्रॉफिट कम आ गया तो 5% भी अमाउंट कम हो जाएगा ना। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपका 200 रुपये का नेट प्रॉफिट था, आपने उसका 5% अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को एज रेम्यूनरेशन दिया, तो 200 रुपये का 5% कितना हो गया, 10 रुपये हुआ क्या, 10 रुपये हुआ ना। तो आपने 10 रुपये मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे दिया। अभी 3 साल बाद आपको पता चला कि नहीं, मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस गलत तरीके से बनाया था, तो अभी मुझे नया प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, पुराने जो 3 साल का है वो नया बनाना पड़ेगा। तो मैंने पुराना 3 साल का नया बनाया, तो उसमें मेरा प्रॉफिट 200 से घट के 150 हो गया। तो अभी 150 का 5% कितना होगा, 7.5 होगा। मैं ऑलरेडी उसको 10 रुपये दे चुका हूँ, लेकिन मुझे उसको कितना देना था, सिर्फ 7.5। तो बाकी का जो 2.5 रुपीज़ है वो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से वापस वसूल करूँगा, मैं उसके पास से वापस उसको रिफ़ंड लूँगा। ठीक है। सो माई रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ड्यूरिंग दैट पीरियड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने जो भी एक्सेस ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया है वो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर के पास से रिकवर करना है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर आप उसके ऑफिस से टर्मिनेट कर रहे हो तो उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ को भी अगर आप उसको अचानक से टर्मिनेट कर रहे हो, उसको नोटिस पीरियड नहीं दे रहे हो, ऐसे थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक एज एन एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन में है। कि भाई अगर उसको आप बोलते हो कि 3 महीने, उसने टर्म्स एंड कंडीशन में आपने एग्री किया था कि मैं आपको 3 महीने का सैलरी दूंगा, ग्रेचुटी दूंगा टर्मिनेशन के टाइम पे, तो आपको उसको ये सारे बेनिफिट्स जो है 3 महीने की सैलरी, ग्रेचुटी, वो सब देना पड़ेगा। लेकिन कौन से केस में उसको नहीं पे करना पड़ेगा, अगर सपोज़ मैनेजिंग डायरेक्टर खुद रिज़ाइन कर रहा है, अपने मर्ज़ी से रिज़ाइन कर रहा है, मतलब कंपनी उसको नहीं निकाल रही, वो अपने खुद के कुछ रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर रहा है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया है और कंपनी ने उसके ऊपर कोई लीगल केस किया है फ्रॉड के लिए या फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए, तो उस केस में आपको उसको कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के बाकी सारे डायरेक्टर के साथ रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं कि जो कंपनी है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पा रही है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर के कुछ ऐसे एक्शंस की वजह से सब लोग बहुत भड़के हुए बैठे हुए हैं, तो कोई और रेगुलर काम नहीं हो पा रहा। तो उसके वजह से भी उसको अगर आप निकाल रहे हो तो फिर आपको उसको कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमने देखा था कि वो सारे डायरेक्टर्स ने मिल के उसको एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। तो जो डायरेक्टर्स है वो ऑलरेडी शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है
और मैनेजिंग डायरेक्टर फिर डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो इस वजह से जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टेटस बन गया है और उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। अब उसके सारे पावर्स कहाँ पे मेंशन होंगे? उसके मेमोरेंडम में मेंशन होंगे, आर्टिकल्स में मेंशन होंगे। उसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया है उसके लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूवल लिया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल लिया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रेजोल्यूशन है वहाँ पे भी मैनेजिंग डायरेक्टर का पावर वहाँ के थ्रू भी उसको मिलता है। जो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन है वहाँ से भी उनको पावर मिलता है। तो उसको 4 जगह से पावर मिल रही है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर के जो भी पावर है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको अपने सारे पावर्स यूज़ करने हैं, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि सिर्फ उसको उतने ही पावर्स यूज़ करने हैं जो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिए हैं। तो इससे हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? पहली चीज़ तो उसको मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन, एजीएम के रेजोल्यूशन, इन सब चीज़ों से जो पावर मिलती है उसको सिर्फ उतना ही पावर यूज़ करना है, उससे ज़्यादा जाके वो पावर यूज़ नहीं कर सकता। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको ऑथराइज़ नहीं किया है तो वो कहीं पे भी अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो मैनेजिंग डायरेक्टर तो है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का तो उनको ड्यूटीज़ करने ही है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स उसको अपने अथॉरिटी के अंदर रह के काम करना ही है। साथ में वो डायरेक्टर भी है, तो डायरेक्टर्स के भी जो भी ड्यूटीज़ होते हैं उसको अपने डायरेक्टर्स के ड्यूटीज़ भी सारे निभाने हैं। तो उसको बस ये ध्यान रखना है कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी ऑथराइज़ किया है सिर्फ उसको उतना ही काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम XYZ फर्म को देंगे, तो वो फिर उसमें ऑथराइज़ करेंगे कि वी ऑथराइज द, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑथराइज़ करते हैं कि वो XYZ फर्म के साथ एग्रीमेंट एंटर करे। तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको ऑथराइज़ कर लिया उसके बाद ही आपको एग्रीमेंट एंटर करना है, उसके अलावा आप एग्रीमेंट एंटर नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर कोई कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है और वो बोलती है कि ये इवेंट है, इसमें टोटल खर्चा 10 करोड़ का आएगा। मतलब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता रहे हो कि ये इवेंट हम कर रहे हैं, इसमें टोटल खर्चा 10 करोड़ आएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर उसको एग्री कर सकते हैं और एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि ये इवेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब हम उसको ऑथराइज़ करने का पावर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो मतलब उसमें जितने भी खर्चे हैं, उसमें 100 रुपये का खर्चा है, 10 लाख का खर्चा है, जो भी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑथराइज़ कर सकता है। पर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को ये पावर दिया, उसके बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब काम कर सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को बस इतना ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पावर दिया है उसके अंदर ही काम करना है। अब डिफरेंस देख लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में। तो पहले अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर कहाँ पे अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है और उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते। उसके जो भी ड्यूटीज़ और सब दिया है वो कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ के होते हैं वैसे। नेक्स्ट है टर्म, मतलब कितने टाइम के लिए होते हैं। तो जो डायरेक्टर होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, 1/3 लोग जो है सीनियरिटी के बेसिस पे, और अदरवाइज टोटल 2/3 ऑफ द डायरेक्टर हर साल रिटायर हो गए। मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए रहेगा। नेक्स्ट है पोजीशन। तो डायरेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है कि वो डायरेक्टर के, वो भी एक वन ऑफ द डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टर है, तो उसको भी शेयर होल्डर ने तो अपॉइंट किया ही है, बट एट द सेम टाइम उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी डे टू डे वर्किंग के लिए अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है कंपल्शन। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर होना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक मैनेजर या CEO है तो चलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। मैनेजर और CEO में क्या फ़र्क है कि वो डायरेक्टर नहीं होगा, पर वो काम तो सारे सेम ही करेगा, बस उसके पास डायरेक्टर के एडिशनल पावर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है फंक्शन, मतलब काम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे कि वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेगा कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और डे टू डे जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ध्यान रखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में रह के ही काम करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको जितना राइट दिया है, जितना अथॉरिटी दिया है, उसको उसके अंदर ही काम करना है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का पूरा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। तो डायरेक्टर को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, वो मीटिंग में आते हैं, उसके लिए उनको सिटिंग फ़ीस मिलता है, लेकिन अगर आपने उनको निकाल दिया डायरेक्टरशिप में से तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको कंपनसेशन मिलेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है उस हिसाब से। फिर कितने होने चाहिए, नंबर कितना है, तो डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क कर सकता है। इसके अलावा कितने डायरेक्टर होने चाहिए या फिर कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिमम 1 होगा आपका, 0 भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट उसका ज़रूरी नहीं है, तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर 0 भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम जनरली 1 होगा। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो 3 या फिर 2 हो गए। और रिटायरमेंट, तो डायरेक्टर जो है वो हर साल 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर हो गए, वो 2/3 में से भी 1/3 डायरेक्टर सीनियरिटी के बेसिस पर रिटायर हो गए। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो 5 साल बाद रिटायर होगा। लेकिन दोनों के केस में डायरेक्टर भी रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। तो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का, और हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।